बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 में चैप्टर नंबर है 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका आज हम सेक्शन सी करेंगे डिटेल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग। ए है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने यही सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में किया था, उसमें हमने थोड़ा शॉर्ट करके किया था क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देखिए इसकी दोनों डेफिनेशंस तो वही है, ज़ाहिर डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो सकती और ये बुक की ही लिखी हुई डेफिनेशन है, और लेकिन जो इसका डिस्क्राइब करा है वो थोड़ा सा इसकी जो टाइप्स थी वो भी डिस्क्राइब करी है मैंने इसमें। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो, आप वही वाला करना चाहें जो शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपकी मर्ज़ी, आप वो भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पॉइंट है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आयंस और कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सैंपल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं या आयंस हैं या एलिमेंट्स हैं, इसको आइडेंटिफाई करने को या पहचानने को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। इट डज़ नॉट मेजर द क्वांटिटी बट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हम सिर्फ ये मालूम करते हैं कि मटेरियल कौन सा है या कैसा है, यानी उसकी क्वालिटी को जानते हैं, उसकी क्वांटिटी मेजर नहीं करते। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको एनालाइज करने का इसमें अलग तरीका होता है। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप बाय प्रोड्यूसिंग कलर्स इन केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका ताल्लुक कौन सी क्लास से है या उनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और उसमें कलर प्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि उसमें प्रेसिपिटेशन होती है। जब प्रेसिपिटेशन के जो कलर होता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, किसी हैलाइड सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 अगर हम मिलाते हैं और उसका जो कलर है वाइट प्रेसिपिटेट उसके अंदर बन जाते हैं, तो हम कहेंगे उसके अंदर जो हैलाइड ग्रुप है वो है क्लोरीन। लेकिन अगर क्रीम प्रेसिपिटेट बनेंगे तो हम कहेंगे उसके अंदर जो हैलाइड ग्रुप है वो है ब्रोमीन। और लेकिन अगर येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो उसके अंदर हैलाइड ग्रुप होगा आयोडीन। ठीक है, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड करना कि जो सैंपल है उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? इट डील विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय फ्लेम टेस्ट। इसके अंदर हम फ्लेम टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर हैलाइड। अगर हम कॉपर हैलाइड का फ्लेम टेस्ट करते हैं, फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर हैलाइड शोज ब्लूइश ग्रीन फ्लेम, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम। ठीक है, अगर हम कॉपर हैलाइड को जो है बर्न करते हैं, तो जलाते हैं जब हम कॉपर हैलाइड को, तो उसका फ्लेम कैसा निकलता है? वो निकलता है ब्लूइश ग्रीन। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करा जाता है? उनको बर्न करते हैं। जब उनको जलाते हैं उनमें से फ्लेम निकलता है, तो जो फ्लेम का कलर होता है उससे पता चलता है इनके अंदर कौन सा कंपाउंड मौजूद है। जैसे एक एग्जांपल हमने बता दी कि अगर हम कोई कंपाउंड जला रहे हैं उसमें से ब्लूइश ग्रीन फ्लेम निकल रहा है, इसका मतलब होगा उसके अंदर कॉपर मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर आपकी बुक में इसकी बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, आप चाहें दूसरी भी लिख सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड या नमक को जलाएंगे तो उसका हमेशा येलो कलर का फ्लेम निकलेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसका तजुर्बा करके देख सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम जलाएंगे तो उसमें से रेड, ऑरेंज रेड कलर का जो है फ्लेम निकलेगा। तो ये मुख्तलिफ फ्लेम्स के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इसके अंदर कंपाउंड या एलिमेंट मौजूद है। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ वन और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन कंपाउंड और सैंपल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये डिटरमाइन करते हैं, ये फाइंड करते हैं कि जो भी हमें सैंपल गिवन किया है उसके अंदर कौन से कंपाउंड हैं या कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी क्वांटिटी या अमाउंट कितनी है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ यही नहीं फाइंड करते कि कौन से हैं, इसमें हम उनकी क्वांटिटी भी मालूम करते हैं। इट मेजर्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ फाइंड करी जाती हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 है फिजिकल मेथड। ठीक है ना, एक तो फिजिकल मेथड होता है इसमें, एक केमिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में क्या क्या मेजर करते हैं? मेजर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, टेम्परेचर, कलर, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस वगैरह।
ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ 2 लिखी हैं, आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज एटॉमिक इमिशन, स्टेटोस्कोपी, AES। ये जो फिजिकल मेथड हैं ये 2 3 4 बताएं आपकी बुक में, मैंने इसमें सिर्फ आपके लिए एक ही लिखा है जो एग्जाम्पल में, एटॉमिक इमिशन, स्टेटोस्कोपी, AES। आप चाहें तो इसके अंदर आप UV स्टेटोस्कोपी भी लिख सकते हैं, आप इसके अंदर इंफ्रारेड स्टेटोस्कोपी की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल दें। उसके बाद इसका जो सेकंड मेथड होता है वो होता है केमिकल मेथड। मेजर केमिकल रिएक्शन सच एज ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन के ज़रिए चेक करते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड में बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें हम केमिकल ऐड करके ऑक्सीडेशन करवाएंगे या न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे या उसमें प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। और इन कामों को करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड यूज़ किया जाता है या फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूज़ किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम मालूम करते हैं, ग्रेविमेट्रिक के अंदर हम वेट करके, वेट के ज़रिए पहले हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं और फिर उन प्रेसिपिटेट का वेट करते हैं। मैं इसको फिर एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। केमिकल मेथड, मेजर केमिकल रिएक्शन सच एज ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन और भी होते हैं, मैंने पूरे नहीं लिखे, प्रेसिपिटेशन वगैरह, बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B है, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंशिएट करेंगे टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। पॉइंट 1 है, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस गिवन सॉल्यूशन को हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम जो होता है वो पता होता है, मालूम होता है। इट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो है सिर्फ इसमें हम क्वालिटी फाइंड करते हैं। इन दिस मेथड जनरल रूल ऑफ टाइट्रेशन इज़ अप्लाइड। इस मेथड के अंदर जो है टाइट्रेशन का जनरल रूल यूज़ किया जाता है। अ टाइट्रेंट कहते हैं उस सॉल्यूशन को जिसकी हमें जो है कॉन्सेंट्रेशन मालूम होती है। ठीक है, टाइट्रेंट कौन सा होता है, जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम होती है। तो टाइट्रेंट को उस सब्सटेंस के साथ हम जो है रिएक्ट करवाते हैं और जिस सब्सटेंस के साथ जिसकी हमें फाइंड करनी होती है उसे कहते हैं एनालाइट। तो टाइट्रेंट को एनालाइट के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ। इन दिस मेथड जनरल रूल ऑफ टाइट्रेशन इज़ अप्लाइड। इस मेथड के अंदर टाइट्रेशन का जनरल रूल अप्लाई किया जाता है। अ टाइट्रेंट सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन। टाइट्रेंट क्या चीज़ है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम है। इज़ एडेड विद द सब्सटेंस ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको हम उस अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाली सब्सटेंस के साथ ऐड कर देते हैं, कॉल्ड एनालाइट। ये जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाली सब्सटेंस होती है इसको हम कहते हैं एनालाइट। और इन दोनों को जो है फिर हम आपस में रिएक्ट होने देते हैं और फिर बाद में इनका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन को नोट करने के लिए हम जो है एक और चीज़ भी यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इंडिकेटर्स। इसमें इंडिकेटर्स का यूज़ भी होता है। एन इंडिकेटर इज़ ऑल्सो एडिड। इसके अंदर एक इंडिकेटर भी ऐड करते हैं टू शो द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का एंड पॉइंट शो करने के लिए हम इसके अंदर एक इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। इंडिकेटर की एग्जांपल सच एज, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम, फिनेफ्थलीन भी करते हैं और मिथाइल ऑरेंज भी करते हैं। तो हम लिख लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये हम जब डालते हैं ना तो इसमें कलर चेंज होता है। इसके कलर चेंज होने से हमें पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस कर लिया। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस के बाद हम करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। पॉइंट 1 है इसका, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज़ यूज टू डिटरमाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेट। इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम जो गिवन सैंपल है उसके अंदर पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उसमें कौन से कंपाउंड्स या कौन से एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड करते हैं और उनकी जो क्वांटिटी फाइंड करते हैं वो वेट के ज़रिए फाइंड करते हैं, बाय वेट। ठीक है, मैं एक बार और रीड करती हूँ। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज़ यूज टू डिटरमाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेट। तो इसमें हम वेट के ज़रिए उस सैंपल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाइंड करते हैं जो भी हमें गिवन सैंपल होता है। इसके बाद हम पॉइंट 2 लिखेंगे। इट इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जो है क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी दोनों फाइंड करते हैं इसके ज़रिए हम। देयर आर 4 स्टेप्स। इसके जो है 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन विद नोन वेट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें वेट मालूम होता है उस सॉल्यूशन के साथ गिवन सैंपल को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं।
स्टेप 2 होता है सेपरेट द डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, और फिर उसमें से हम उस जो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए जिसका हमें वेट करना है या जिसकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी मालूम करनी है उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसमें प्रेसिपिटेशन करी जाती है और प्रेसिपिटेशन के बाद में ड्राई करके उसको सेपरेट करके वेट करते हैं। स्टेप 3 है वेट सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जो ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेसिपिटेशन के ज़रिए सेपरेट करा फिर उसका वेट करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट का। इसका 4th स्टेप होता है कंप्यूट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट इन सैम्पल। अब जो हमने ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला था और इसका वेट करा, इसके वेट को फिर जो टोटल अमाउंट था उसका सॉल्यूशन का उससे कंपेयर करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है सैंपल के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना पार्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड्स आर मोर इफेक्टिव देन क्लासिकल एनालिटिकल मेथड्स। तो देखिए क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा हमें घुमा कर पूछा है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि हमें इसमें जो है क्लासिकल मेथड भी डिस्क्राइब करना है और इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड भी डिस्क्राइब करना है, और हमें थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्योंकि ये डिटेल क्वेश्चन है, इसलिए हम जो है थोड़ा थोड़ा हर मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। पेज नंबर 111 पे क्लासिकल मेथड हम लिखेंगे। क्लासिकल मेथड आर दोज एनालिटिकल टेक्निक्स विच डज नॉट यूज एनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रादर देन वेइंग बैलेंस। क्लासिकल मेथड ऐसा एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते सिवाय जो है वेइंग बैलेंस के। दिस मेथड बेसिकली रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शंस। असल में ये मेथड जो है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, यानी इसको परफॉर्म करने के लिए केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं बिटवीन एनालाइट एंड रीएजेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमने पहले से वेट या वॉल्यूम मालूम होता है उसको हम उस सैंपल के साथ, जो एनालाइट क्या है सैंपल है जिसका हमें मालूम करना है, उसके साथ हम जो है रिएक्ट करवाते हैं। आगे लिखते हैं इसका हम द क्लासिकल मेथड पॉजेस क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लासिकल मेथड जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करता है। सच एज केमिकल एंड फ्लेम टेस्ट आर क्वालिटेटिव, जैसा कि फ्लेम टेस्ट किया जाता है जो कि हम बर्न करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जब बर्न करते हैं उसमें जिस कलर का फ्लेम निकलता है उससे हमें पता चल जाता है कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। या फिर केमिकल टेस्ट किया जाता है, केमिकल टेस्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, उनकी जो प्रेसिपिटेशन करी जाती है। फिर प्रेसिपिटेशन के कलर से हम फाइंड करते हैं कि उसमें कौन सा हैलाइड ग्रुप है या कौन सा एलिमेंट है। तो दोनों जो हो गए फ्लेम टेस्ट और केमिकल टेस्ट जो है ये क्वालिटेटिव हैं, एंड टाइट्रोमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और बाकी के दो मेथड टाइट्रोमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऐसे मेथड हैं जो कि क्वांटिटी भी एनालाइज करते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा टाइट्रोमेट्रिक जो है एनालिसिस की डेफिनेशन बताएंगे। The titrometric analysis is used to determine the volume of a solution with known concentration which react with the measured volume of solution of a substance quantitatively। तो देखें टाइट्रोमेट्रिक में जो है इन्होंने ये बताया है कि जब किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करना होता है तो उसको हम किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा देते हैं जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन भी मालूम होती है। फिर हम उसका जो होता है जो सॉल्यूशन बन जाता है उसको मेजर कर लेते हैं। The titrometric analysis is also known as volumetric analysis। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस को जो है हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। इन विच जनरल रूल ऑफ टाइट्रेशन इज़ अप्लाइड, और इसके अंदर जनरल रूल टाइट्रेशन का यूज़ किया जाता है। जो टाइट्रेशन का पूरा मेथड होता है वो किया जाता है। अब इसको हम इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस यहाँ तक ही फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम क्लासिकल मेथड का दूसरा पार्ट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डिस्क्राइब करेंगे पेज नंबर 112 से। Gravimetric analysis is the oldest and important technique from quantitative estimation in chemical analysis। Gravimetric analysis जो है एक बहुत पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये क्वांटिटी के एस्टिमेशन के लिए यानी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेट। इसमें जो एनालिसिस करते हैं वो वेट के जरिए करते हैं किसी भी सैंपल के कॉन्स्टिट्यूएंट का। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड एनालिटिकल मेथड फॉर क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए ये बहुत एक्यूरेट एनालिटिकल मेथड है। इट इज़ एनालिसिस ऑन अमाउंट ऑफ एनालाइट इज़ डिटरमाइंड। इसमें जो एनालाइट की अमाउंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं, बाय कन्वर्टिंग द एनालाइट टू सम प्रोडक्ट। पहले हम क्या करते हैं, जो एनालाइट यानी कि जिस सब्सटेंस का हमें फाइंड करना है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, देन वेइंग इट, और फिर उसका वेट कर लेते हैं। अब इसके बहुत सारे स्टेप हैं लेकिन हम बस यहीं तक लिखेंगे इसको। तो ये तो हमारा क्लासिकल मेथड यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड का हम यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर 113 पर। एनालिटिकल केमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मैनी एडवांस मेथड। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे एडवांस मेथड हैं।
विच इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, जो कि मिक्सचर और कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द मेथड यूज एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस करते हैं। इसको हम बस यहाँ तक लिखेंगे। दीज एनालिटिकल एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स इंक्लूड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। तो ये जो एनालिटिकल मेथड है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, ये किस पे इंक्लूड होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है इसमें, क्रोमेटोग्राफी इसका एक तरीक़ेकार होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी इसका एक तरीक़ेकार होता है एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। ये जो 3 मेथड हैं इनके ही मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो आगे इन्होंने सारे बताए हैं, हम यहीं तक बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड डिस्क्राइब करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ से लिखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज इन फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज थ्रू द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ किया जाता है फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री में, किस चीज़ के लिए? सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, थ्रू द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किसी भी सैंपल के ऊपर जिसको हमें फाइंड करना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके ऊपर लाइट जो होती है डाली जाती है। उस लाइट को वो कितना एब्जॉर्ब करता है या कितना इमिट करता है, उसकी बेस पर जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट फाइंड किए जाते हैं। जैसे कोई लाइट है सैंपल पे डालते हैं और सैंपल से में जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है बाकी की जो निकल के जाती है डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, और यहाँ पे जो होता है कंप्यूटर के साथ उसका अटैच होता है, जहाँ पे स्क्रीन पे जाके वो ग्राफ बनना शुरू हो जाता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी क्वांटिटी के अंदर है। आपने ये लाइंस यहाँ तक लिखने के बाद जो है ये लिखेंगे, द स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ गिवन केमिकल मॉलिक्यूल और आयन। जो भी केमिकल गिवन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए फाइंड कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी डिस्क्राइब करेंगे, क्रोमेटोग्राफी की हेडिंग डालेंगे, क्रोमेटोग्राफी इज द मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ कंपाउंड। ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है और ये कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए जो है किसी भी सैंपल के अंदर प्योरिफिकेशन भी की जा सकती है, आइसोलेशन भी कर सकते हैं किसी कंपाउंड की, यानी अगर हम उसमें से किसी कंपाउंड में से कोई एक पार्ट, उसका कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट भी अलग सेपरेट कर सकते हैं। एंड कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये हमने क्रोमेटोग्राफी बता दी। इसके बाद हम बता सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की जो मेन टाइप हैं वो कौन सी हैं। द मेन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बस इतना काफ़ी है। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है ये बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या चीज़ है? द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक विच डील विद मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, चार्ज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो है ये एनालिटिकल टेक्निक है, इसके ज़रिए हम किसी भी सॉल्यूशन की ये तमाम प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? हम उसका पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, उसका चार्ज मेजर कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं। सॉल्यूशन तक लिखने के बाद हम लिखेंगे, दीज मेथड्स आर यूजफुल बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग लेस टाइम एंड विदाउट एनी सूटेबल इंडिकेटर्स। ये मेथड जो है बहुत यूज़फुल है और बहुत कम टाइम कंज्यूम करते हैं और जो है कोई इसमें इंडिकेटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बस यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है, वरना ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसके फिर एंड के अंदर आपको थोड़ा सा ऐड करना होगा। जो आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, उसमें से कुछ लाइंस आप इसका एंड करने के लिए इसमें लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे, द इंस्ट्रूमेंटल मेथड इज़ वेरी फास्ट देन क्लासिकल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है बहुत फास्ट होता है क्लासिकल मेथड की निस्बत। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है, एंड रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसके लिए जो होती है इसको सैंपल की जो होती है बहुत थोड़ी अमाउंट रिक्वायर होती है। इट इज़ क्विकर एंड चीपर, ये बहुत क्विकर भी है और चीपर भी है। मोर एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट है। ऑटोमेटिक इक्विपमेंट मेक्स डेटा, और ऑटोमेटिकली डेटा भी बनता रहता है इक्विपमेंट के अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर। स्टैटिस्टिकल हैंडलिंग ईजी, इसलिए इसमें जो होती है इसका डेटा बनाना, इसको हैंडल करना बहुत इजी होता है, इसका रिकॉर्ड रखना बहुत इजी होता है। तो आप ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये द इंस्ट्रूमेंटल से लेके एंड तक इजी तक आप इसकी लाइंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर में से ऐड करेंगे। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द गैस क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल।
क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक जो है आपकी बुक में पेज नंबर 115 के ऊपर है। तो पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। क्रोमेटोग्राफी इज़ द मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ कंपाउंड। क्रोमेटोग्राफी जो है एक मॉडर्न टेक्निक है और ये ख़ास तौर पे कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो अगर कोई मिक्सचर इसके किसी भी मिक्सचर को इसके ज़रिए हम प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हैं। आइसोलेशन और अगर किसी कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें उन सबको अलग अलग भी इसके ज़रिए कर सकते हैं। एंड कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, और किसी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट भी कर सकते हैं और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये कितने कितने क्वांटिटी में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये पूरा लिखना है आपने यहाँ क्रोमेटोग्राफी से लेके यहाँ मिक्सचर तक। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस स्टार्ट विद द मोबाइल फेज इन विच सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन सब्सटेंसेज एंड कैरी टू नेक्स्ट स्टेशनरी फेज। देखें क्रोमेटोग्राफी कैसे स्टार्ट होती है। इसमें दो फेज़ होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज़ और एक होता है स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ उसको कहते हैं जो लिक्विड इसके अंदर जो है तेज़ी से गुजारा जाता है, इसलिए उसे कहते हैं मोबाइल फेज़। ये एक इसके अंदर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, आमतौर पे वाटर यूज़ किया जाता है। तो इसको यहाँ पे पंप के ज़रिए तेज़ी से आगे किया जाता है। जब ये तेज़ी से आगे जाता है तो और फिर यहाँ पे इसमें इंजेक्टर के ज़रिए ये सैंपल इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, ये वाटर है जो कि तेज़ी से यहाँ पंप के ज़रिए भेजा जा रहा है और इसमें यहाँ साथ साथ इस पॉइंट के ऊपर सैंपल ऐड किया जा रहा है। जिस सैंपल का हमें एनालिसिस करना है वो सैंपल यहाँ ऐड किया जा रहा है, इंजेक्टर होता है यहाँ पे, इंजेक्टर के ज़रिए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्योंकि वाटर को बहुत तेज़ी से भेजा जा रहा है इसलिए इसको कहते हैं हम मोबाइल फेज़। उसके बाद जब ये सैंपल के साथ वाटर और सैंपल मिलके इस जगह पहुँचते हैं, ये है HPLC कॉलम या फिर सेपरेशन कॉलम। इसके अंदर ये जो होता है ये कहलाता है स्टेशनरी फेज़। यहाँ तक जो था जिसमें वाटर तेज़ी से मूव कर रहा था वो था मोबाइल फेज़, और यहाँ पे जब पहुँच जाता है यहाँ पे इसको कहते हैं हम स्टेशनरी फेज़, क्योंकि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। यहाँ पे जो होता है एब्जॉर्बेंट रखा हुआ होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। आमतौर पे इसमें सिलिका जेल होता है जो कि यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब देखें जब यहाँ से हमने एक वाटर के ज़रिए ये सैंपल इसमें ऐड करा, ये यहाँ पहुँचा। अब इसके अंदर जो सिलिका जेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो हमारा जो भी सैंपल है अगर इसके अंदर जो है ये पोलर होगा तो ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ये नॉन पोलर होगा तो तेज़ी से यहाँ से बाहर निकलेगा। डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा और फिर यहाँ पे कंप्यूटर का सेटअप लगा होता है, उसके अंदर इसकी रीडिंग जाती है और यहाँ पे जो है ग्राफ आ जाता है। इस तरह करके इसमें ग्राफ बनते हैं। इस तरह नहीं होता कि कोई रीडिंग आएगी लिखी हुई, इसमें ग्राफ की तरह आता है। उसको ग्राफ को बाद में एनालिसिस करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं फिर उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि जो ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, नॉन पोलर होंगे, वो तेज़ी से निकलेंगे और यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो इसके अंदर वाटर में सॉल्व हो गए ना, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी देर बाद निकलेंगे। तो जैसे जैसे जो कंपाउंड निकलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे रीडिंग आती जाएगी। इस तरह इसके अंदर एक तो ये फाइंड कर लिया जाएगा सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं, और फिर ये भी इनको सेपरेट भी किया जा सकता है। सेपरेट करने के लिए भी ज़ाहिर है थोड़ा सेपरेशन का कॉलम यूज़ किया जाता है। हम जो ब्लू इंक यूज़ करते हैं, हम क्या कहेंगे ब्लू इंक के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लू कलर है और वाइट और वाटर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम उसको सैंपल को इसके ज़रिए डालें तो हमें यहाँ पे पता चलेगा क्रोमेटोग्राफी के अंदर कि इस ब्लू इंक के अंदर भी बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है। उसको मिक्स करके 2-3 चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बना हुआ है ये कलर। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अच्छा, हमने क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा इसमें डिस्क्राइब नहीं करना क्योंकि हमें ये मैंने आपको जो क्रोमेटोग्राफी समझा दिया है ताकि आपको ये समझ में आता हो, क्योंकि आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में इसको बहुत अच्छी तरह जो है आपको डिस्क्राइब करना होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्रोमेटोग्राफी के दोनों मेथड या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के दोनों मेथड आ सकते हैं, तो आपको वो भी अलग से ज़रूर करने हैं। लेकिन अभी हम बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं। बुक के क्वेश्चन में हम क्रोमेटोग्राफी की सिर्फ यहाँ से यहाँ तक क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ तक। उसके बाद जो है हमें गैस क्रोमेटोग्राफी डिस्क्राइब करनी है। जैसे हमने इसके अंदर लिक्विड जो यूज़ किया था ना, गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पर गैस ही यूज़ होती है, इसलिए उसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो वोलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। अब ज़रूरी है हमें ये जाने कि ये वोलेटाइल कंपाउंड्स है क्या, तो यही सामने ही लिखे हुए। वोलेटाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है और उनका लो वाटर सॉल्युबिलिटी, पानी में सॉल्युबल नहीं होते।
यानी नॉन पोलर होते हैं, जैसे बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है और ज़िलीन है, टोलीन है। तो इसमें आपको ये बताना नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि वोलेटाइल कंपाउंड को हम सेपरेट कर रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो वोलेटाइल कंपाउंड है क्या, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड। गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो कि वोलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। The word gas chromatography is clear form. It's word that it is used for the separation of gases and volatile liquid in gaseous state. ऐसे volatile liquid को जो गैस की स्टेट में हो उनको सेपरेट करने के लिए या गैसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अगर एयर है ना हमारे पास, अब एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेज हैं, तो हम इसके ज़रिए उसकी मुख्तलिफ गैसेज को भी सेपरेट कर सकते हैं। The separation takes place by the exchange between a mobile gas phase and a liquid or solid stationary phase. तो इसके अंदर देखिए, इसमें जो गैस यूज़ होती है उसको मूव करा रहे होते हैं, इसलिए ये जो फेस होता है, गैस वाला फेस होता है, ये मोबाइल गैस फेस कहलाता है। और ये जो कॉलम है, ओवन कॉलम जो है, ये होता है स्टेशनरी फेस। इसके अंदर जो होता है एक हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड भरा जाता है। कैसा लिक्विड? जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी वो जल्दी जो होता है, इसका मतलब है वो जल्दी बॉयल नहीं होता। यहाँ पे हीट बहुत होती है ना, तो ऐसा लिक्विड यूज़ करते हैं जो कि जल्दी बॉयल ना हो और वेपराइज ना हो, ठीक है। तो ये होता है स्टेशनरी फेज। और यहाँ से जो गैस को मूव कराया जा रहा होता है वो कहलाता है मोबाइल फेज, ठीक है। अब देखें इसके अंदर गैस कौन सी यूज़ होती है, इसके अंदर इनर्ट गैस यूज़ होती है। हमने इसमें लिखा हुआ भी है सब कुछ, इनर्ट गैस यूज़ होता है इसके अंदर। इनर्ट गैस कौन सी होती है? जैसे हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये वो गैसेज होती हैं जल्दी किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट गैसेज हम पढ़कर आए हैं, नोबेल गैसेज भी जिन्हें कहते हैं। तो इसके अंदर हीलियम गैस या इनर्ट, कोई भी इनर्ट गैस जो होती है इसके अंदर फिल होती है। इसको इस सिलेंडर से निकलती है गैस, यहाँ पे पंप लगा होता है, पंप उसको तेज़ी से आगे की तरफ भेजता है। कहाँ भेजता है? स्टेशनरी फेज में भेजता है। स्टेशनरी फेज के अंदर जब ये एंटर होती है तो यहाँ पे ये बहुत सारे पाइप्स का कॉइल होता है, तार नहीं होते, पाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप ये देखें, एक जो है इनलेट लगा हुआ है, इनलेट यहाँ लगा हुआ है, लिखा हुआ भी है। इनलेट जो है वो इसलिए लगा होता है कि अगर हमें सैंपल जो है लिक्विड के फॉर्म में दे दिया, क्योंकि ये है गैस क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर हमें एंटर करनी है सिर्फ गैस। अगर हमें कोई लिक्विड दिया गया, हमें उस लिक्विड को सेपरेट करना है, तो क्या किया जाता है, यहाँ पे बहुत तेज़ टेम्परेचर के ज़रिए उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो यहाँ से गैस में ही कन्वर्ट होकर इस कॉलम में से गुजरता है, जिसे कॉलम ओवन कहते हैं या फिर हम इसको स्टेशनरी फेस कहते हैं। यहाँ पर जब होता है इसका रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे देखें इसको, आपका रिएक्शन इसका पूरा नहीं समझाऊंगी, ज़ाहिर है ये आगे बड़ी क्लासेस में डिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन मैं इस पिक्चर के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। एक ऐसा कंपाउंड डाला है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसेज हैं, ठीक है। वो गैसेज अब यहाँ आई इसके अंदर, तो यहाँ पे आगे जाके जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो जिस गैस का कि डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, वो तेज़ी से डिफ्यूज़ होकर बाहर निकलेगी, तो फिर सबसे पहले उसकी रीडिंग आ जाएगी। जिसका थोड़ा कम होगा वो थोड़ी देर बाद निकलेगी, जिसका सबसे कम होगा वो सबसे आखिर में निकलेगी। तो इसमें जो रीडिंग यहाँ पे नोट होती है वो डिफ्यूजन की बेस पे होती है। जो गैस जितनी स्पीड से या जो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी रीडिंग नोट होती जाती है। ये तो आपको डायग्राम मैंने पूरी अच्छे से समझा दी। अब मैं आपको बताती हूँ आपने लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो हमने जो है इसकी डेफिनेशन, ये पूरा पैराग्राफ लिख लेना है। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे द सेपरेशन टेक्स बाय द एक्सचेंज बिटवीन अ मोबाइल गैस फेज एंड अ लिक्विड और सॉलिड स्टेशनरी फेज। तो इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो मोबाइल गैस फेज और यहाँ पे जो दूसरा होता है स्टेशनरी गैस फेज, जिसके अंदर लिक्विड या फिर सॉलिड यूज़ होता है। यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। बस ये पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे। सबसे पहले जो ये गैस क्रोमेटोग्राफी थी, ये जॉन पोर्टर मार्टिन ने 1950 में डिस्कवर करी थी और उसको इस काम के ऊपर जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, इसीलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे ब्लैंक भी आ सकती है, ये ब्लैंक है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये ब्लैंक है यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ तक इसकी डेफिनेशंस दे दी। इसके बाद जो है हम इसका प्रोसीजर यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। हम हेडिंग डालेंगे प्रोसीजर की हेडिंग डालेंगे और फिर हम आगे करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इज कंसिस्ट ऑफ गैस सिलेंडर। इसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या है, सबसे पहले है एक गैस सिलेंडर जिसके अंदर क्या है, इनर्ट गैस है, हीलियम या नाइट्रोजन समझ लें कोई भी। उसके बाद आ गया यहाँ पे ऑटो सैम्पलर जिसके अंदर से सैंपल ऐड किया जाएगा। उसके बाद आ गया गैस क्रोमेटोग्राफ, ये हो गया 3 पार्ट। उसके बाद क्या है, डिटेक्टर। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है, ये लगा हुआ डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा, और फिर डेटा कलेक्शन डिवाइस होगी यहाँ पे।
ठीक है, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम, या फिर इसको कहेंगे जहाँ पे डेटा कलेक्शन होती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। वेयर गैस इज मोबाइल फेस एंड गैस सिलेंडर कंट्रोल्स अ गैस पैसेज अप टू द सैम्पलर इंजेक्टर विच प्रोसीड टूवर्ड्स द टू कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफ। इट इज़ स्टेशनरी फेज विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। सिलेंडर से गैस जो है पंप के ज़रिए आगे बढ़ती है और यहाँ पे सैम्पलर से उस सैंपल उसके अंदर ऐड होता है, उसके बाद ये कॉलम में भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अ स्टेशनरी फेस, यहाँ पे स्टेशनरी फेस में आ जाता है विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर होता है और यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है। When compound reach the detector, it detect the illusion and send signals to data collection device यानी कंप्यूटर। तो जब यहाँ से जो गैस डिफ्यूज़ होती है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है कि कौन सी गैस इल्यूट हुई है। इल्यूजन का मतलब है यानी कि कौन सी सबसे पहले बाहर निकली है डिफ्यूज़ होकर, और वो सिग्नल भेज देता है कहाँ पे, कंप्यूटर पे, या जिसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं। ये यहाँ तक इसका पूरा प्रोसीजर हो गया। ठीक है, देखें यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है, डिफ़ाइन करा है, उसके बाद आपने प्रोसीजर यहाँ से यहाँ तक बताया है। आप चाहें तो इसकी सिंपल करके डायग्राम भी बना सकते हैं, और इसके बाद आप जो है इसकी जो है लास्ट लाइंस भी लिखेंगे कि इससे क्या क्या किया जाता है। द गैस क्रोमेटोग्राफी यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, वाइटामिन्स, पॉल्यूटेंट लाइक बेंजीन, प्लास्टिक मटेरियल एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस में भी यूज़ होती है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रोटीन, लिपिड, वाइटामिन्स और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे बेंजीन हो गया, प्लास्टिक मटेरियल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई। तो इन डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हम इसके ज़रिए जो है मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनके अंदर कहीं भी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसकी टाइप्स या फिर क्रोमेटोग्राफी और उसकी टाइप्स के क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैंने आपको इन क्वेश्चन के दरमियान में दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एक और वीडियो जो है अपलोड कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई दैट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमें ये जस्टिफाई करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे डिपेंड करते हैं। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डिस्क्राइब करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँगी पूरा क्लियरली, इसका सारा मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताऊँगी इसके अंदर। देखें इसके अंदर जो होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और डैनियल सेल भी कहते हैं। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे उसमें एक ही ये कंपार्टमेंट होता था और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते थे, एक इलेक्ट्रोड नहीं होता था। लेकिन ये जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो है 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। इसके बाद इन दोनों कंपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो है एक सॉल्ट ब्रिज होता है। दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जाता है। एक इलेक्ट्रोड जो है हमने जिंक का लगाया है एक कंपार्टमेंट में, और दूसरे कंपार्टमेंट में हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया है। जिसमें हमने जिस कंपार्टमेंट में जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया है उसके अंदर हम जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरेंगे, और जिसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया है उसके अंदर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इन दोनों कंपार्टमेंट को ज्वाइन करता है एक सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन भरते हैं जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि ये खुद से इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके अंदर मोस्टली जो है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा जाता है, और ये जो सॉल्यूशन होता है ना इसके साथ कुछ मिलाकर इसको इस तरह बनाया होता है कि जेल की तरह होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन के अंदर गिरता नहीं है। अगर हम इसको उल्टा करके रखें तो ऐसे देखें ना, वरना तो ये सॉल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा जेल जैसा होता है, ये इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं गिरता, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर नहीं गिरता। उसके बाद आपको इसका रिएक्शन समझाती हूँ। बुक से मैं आपको मार्क करा दूंगी, बुक में इसका पूरा जो है मेथड नहीं लिखा हुआ। बड़ी क्लासेस में आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह ज़्यादा ब्रीफली समझेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है लिखेंगे हम सिर्फ वही। ठीक है, जैसे ही जिंक को हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज़ कर देता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हों या लूज़ हो रहे हों, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा हो, वो कहलाता है एनोड। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया एनोड, और इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। अब ये आयन बन गया, ये मेटल से आयन में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले ये मेटल था, यहाँ पे ये आयन में कन्वर्ट हुआ। ये आयन कहाँ पर आएगा, ये आयन निकल के यहाँ पर आ जाएगा Zn+। ठीक है, ये आयन इधर आ गया सॉल्यूशन के अंदर।
अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर थे, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इस जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इस जगह ज़्यादा है, इस जगह कमी है। तो हमेशा करंट का और इलेक्ट्रॉन का ये रूल होता है कि वो हमेशा वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और रवाना हो जाएंगे आगे की तरफ, और ये इस वोल्ट मीटर से गुजरेंगे जो यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया होता है। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो होता है तार के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और इन तारों को वोल्ट मीटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होना शुरू होते हैं तो ये वोल्ट मीटर से गुजरते हैं। जब ये वोल्ट मीटर से गुजरते हैं तो वोल्ट मीटर क्या करता है, उसकी सुई में डिफ्लेक्शन यानी कि करंट का फ्लो शो होता है, क्योंकि अगर करंट ना हो, इसमें से करंट ना गुजरा हो तो ये ज़ीरो पे रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हुए ये जाते हैं कॉपर के पास, अब ये कॉपर के इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं। देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए, जिंक से फ्लो करते हुए कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गए। कॉपर के इलेक्ट्रोड पे आए क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जहाँ पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा होता है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, वो कहलाता है कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये जो कॉपर है ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ आके कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, इसके पर +2 था, इसने इसके -2 ले लिया तो ये बन गया कॉपर का मेटल बन जाएगा। ये कॉपर का मेटल आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक के इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आ रहे हैं और जिंक के जो आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, इसकी थिकनेस कम होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर आ रहे हैं और कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ कॉपर के साथ मिलके कॉपर के मेटल बना रहे हैं और वो मेटल जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो क्या होता जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कैथोड है हमारा, या जो कॉपर का जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो थिक होता जाएगा, क्योंकि कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से जिंक निकल रहा है, ये थिन होता जाएगा, ये थिक होता जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये एक तो प्रोसेस ये हो रहा है। दूसरा प्रोसेस ये हो रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो है जिंक के आयन आते जा रहे हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर के आयन निकलते जा रहे हैं, वो मेटल बन के इसके ऊपर जाते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिंक आयन आ रहे हैं इसलिए ये सॉल्यूशन ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन बढ़ता जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड पतला होता जाएगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ये इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे कैथोड के ऊपर उल्टा होगा कि कॉपर जो होता है, कॉपर का डिपॉजिट इस पर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा कॉपर का डिपॉजिट इस इलेक्ट्रोड पे बढ़ता जाएगा, जो हमारा कैथोड होगा वो थिक होता जाएगा। और क्योंकि कॉपर का सल्फेट में से कॉपर इधर आके डिपॉजिट हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा, ये सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, ये सॉल्यूशन कम होता जाएगा, जिंक की इलेक्ट्रोड जो होगा वो कम होता जाएगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो थिक होता जाएगा। अब जो है उसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज का काम। ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, क्योंकि अब हमने देखा यहाँ से कॉपर जाते जा रहा है तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए और इधर जो है जिंक आता जा रहा है तो इधर सल्फेट आयन कम हो जाएंगे, जिंक के आयन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इस सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए ये जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट ब्रिज है, इसमें से जो, क्योंकि इस पर नेगेटिव है तो इसमें से पोटेशियम या फिर सोडियम, अब इसमें से एक चीज़ यूज़ होती है क्योंकि आपकी बुक में दोनों ही मेंशन हुई थी, मैंने इसलिए दोनों लिख दी हैं। तो अब अगर पोटेशियम सपोज कर लें, सोडियम इसके अंदर हमने सॉल्ट ब्रिज में डाला हुआ है तो इसका जो सोडियम है इसके सल्फेट के साथ जो है वो ज्वाइन कर लेगा आके, और इसका जो क्लोरीन है इसके जिंक के साथ आके जिंक क्लोराइड बना लेगा। इस तरह से जो होगा ये बैलेंस होता जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो दोनों तरफ जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाएगा। आपको पता है जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कोई केमिकल रिएक्शन पहुंच जाता है तो उसके अंदर करंट का फ्लो रुक जाता है, तो उस वक्त जो होगा ये वोल्ट मीटर 0 पे हमें शो करेगा कि 0 हो गया करंट, डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा और 0 पे आ जाएगा। वोल्ट मीटर का काम ही होता है कि वोल्ट मीटर हमें ये बताता है कि किसी सेल के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। जिस वक्त वोल्ट मीटर करंट शो करना बंद कर देगा, क्योंकि करंट तो शो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, जैसे ही ये 0 पे आएगा करंट शो होना बंद करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे ये दोनों जो सेल्स हैं इनमें केमिकल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। बस आपने इसमें लिखना वही है जो आपकी बुक में है, ये मैंने समझा दिया आपको पूरा प्रोसेस जिस तरह से होता है। ये आपके लिए आगे क्लासेस में बहुत हेल्पफुल रहेगा और लिखेंगे हम बुक वाला ही जो बुक में से है। बुक में आप कहाँ से लिखेंगे मैं आपको मार्क करा देती हूँ और आपको जो है समझाती भी देती हूँ साथ साथ। द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल
चार्ज, इलेक्ट्रोकेमिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो है एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम पोटेंशियल या फिर चार्ज या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मेजर करते हैं। पोटेंशियल मेजर करने का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि उस सॉल्यूशन या उस मेटल जिसको जो हमें गिवन की है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो यील्ड करेगा। इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद हम यहाँ से लिखेंगे दीज मेथड्स आर यूजफुल बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग लेस टाइम एंड विदाउट एनी सूटेबल इंडिकेटर। ये मेथड बहुत यूजफुल हैं क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेते हैं और जो है बगैर किसी इंडिकेटर के हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने टाइट्रोमेटिक किया था उसमें हमें इंडिकेटर की ज़रूरत होती है। The electrochemical analytical method is carried out with the help of electrochemical cell. Electrochemical analytical method जो है एक electrochemical cell के ज़रिए होता है। इसके बाद ये लाइन आप छोड़ दें, यहाँ से लिखें इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स नेम एज एनोड एंड कैथोड। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक का नाम एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पॉजेज नेगेटिव साइन ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड के ऊपर जो है नेगेटिव साइन होता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। एंड कैथोड पॉजेज पॉजिटिव साइन ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन रिएक्शन। जबकि कैथोड के जो होता है पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि इसके अंदर जो होता है रिडक्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन करता है या गेन करता है। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालें। इससे पहले जो हमने की थी वो तो इसका इंट्रोडक्शन था पूरा, इसके बाद है ये कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है 2 हाफ सेल पे कंसिस्ट होता है। बोथ आर कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रोड। दोनों को एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया गया होता है, एनोड एंड कैथोड। एंड ईच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन विच इज जिंक सल्फेट एट एनोड एंड कॉपर सल्फेट एट कैथोड। अब ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड को उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है। जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया हुआ है और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया जाता है। The half cell are connected by means of salt bridge sodium chloride which provide a platform for ionic connectivity without mixing। जो इन दोनों जो हाफ सेल्स होते हैं इनको एक सॉल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट करते हैं, जिसमें इन्होंने सॉल्ट ब्रिज दिया है सोडियम क्लोराइड और यहाँ लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, तो दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। ये जो सॉल्ट ब्रिज इसमें यूज़ होता है ये काम क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आयंस की कनेक्टिविटी को, ताकि ये एक दूसरे से कनेक्ट रहे। इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है लेकिन बगैर मिक्सिंग करे, मिक्स नहीं करता इन दोनों सॉल्यूशंस को, क्योंकि ये जेल जैसा होता है। ये ऐसा नहीं होता कि ये सॉल्यूशन के अंदर गिर जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये अपनी जगह पे रहता है। ये दोनों सेल्स के दरमियान कनेक्टिविटी का काम करता है विदाउट मिक्सिंग, इनको मिक्स किए बगैर। एज वी डिस्कस दैट वन ऑफ द हाफ सेल लूजेज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। जैसा कि हमने डिस्कस करा है कि हाफ सेल जो होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे। एंड द अदर हाफ सेल गेन इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शन प्रोसेस। जो अदर हाफ सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और रिडक्शन का प्रोसेस होता है वहाँ पे। Always remember that when equilibrium phase come in both cells, the net voltage becomes 0 and production of electricity by cell will stop। ये हमेशा याद रखें कि जब दोनों सेल्स के अंदर जो होता है रिएक्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम फेज पे आ जाता है, तो जो दोनों के दरमियान जो करंट का फ्लो होता है वो ज़ीरो हो जाता है और वोल्ट मीटर की सुई जो होती है वो ज़ीरो का साइन शो करती है, ज़ीरो पे आके रुक जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा था ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ गया है। अब ये आपकी बुक में लिखा है जो मैंने आपको समझाया, अगर आप वो उसको लिख सकते हैं अपने वर्ड में तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आगे बड़ी क्लासेस का था सारा, लेकिन मैंने आपको इसलिए डिस्क्राइब करा ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये, लेकिन लिखने का आप इसमें से मार्क कर लीजिएगा। हमारा सेक्शन भी डिटेल क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।